हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल यानी होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के ऊपर कोई चार्ज फैला हुआ है, उसके कारण हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, देखते हैं। तो भी मान लीजिए आपके पास एक होलोस्फीयर है, कुछ इस टाइप से, ठीक है भी, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ये इसका सेंटर हो जाएगा ओ। एक होलोस्फीयर है, होलो का मतलब ये अंदर से खाली है, जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, अंदर से खाली होती है। उसके जो चार्ज है इसके सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, जैसे भी चार्ज यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, इस टाइप से। ठीक है, अभी मान लो ये जो चार्ज है ये क्यू चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू है। ठीक है अभी, उसके बाद सेकंड मान लेते हैं इसकी सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फार्मूला आपको पता होता है चार्ज अपॉन एरिया। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज तो हो जाएगा क्यू, और एरिया क्या हो जाएगा अब इसका? सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, वो आपकी इस सरफेस से बाहर भी हो सकती है, इसके अंदर भी हो सकती है, और इसके सरफेस पर भी हो सकती है। यानी इसके तीन केसेस बनेंगे। एक पहला, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ निकालेंगे, एक सरफेस के ऊपर निकालेंगे, और एक इसके अंदर की तरफ निकालेंगे। तो पहला केस जब आउटसाइड की बात होगी, तो फर्स्ट केस क्या होगा? आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर, होलोस्फीयर से बाहर की तरफ। ठीक है भाई, जब भी हम गोस थ्योरम अप्लाई करते हैं, गोस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? गोजियन सरफेस चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसके चारों तरफ एक गोजियन सरफेस है, कुछ इस टाइप से। ठीक है भाई, जिसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, यानी यहां पर जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। ठीक है भाई, अब ये एक गोजियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन आर है, क्योंकि आउटसाइड हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस टाइप से। और यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेंगे पी, और यहाँ पर एक मान लेते हैं सरफेस वेक्टर यानी एरिया वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, डी एस वेक्टर। ठीक है भाई, तो दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और जो एरिया वेक्टर है उसकी भी। तो इसका मतलब दोनों में जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। अब हम यहाँ पर गोस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, गोस थ्योरम अप्लाई करें तो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है भाई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई डी एस कोस 0 डिग्री क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या होगा? ds इंटीग्रेशन यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
तो ds इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ds का मतलब, ds इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर है, तो क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब E इंटू ds की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर से जो आउटसाइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जो एक पॉइंट चार्ज के कारण भी होती है। जो पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज के कारण भी क्या होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी जो ये स्फीयर है आउटसाइड कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इसी इक्वेशन से जो E है वो आउटसाइड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे काम आएगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब अगर ये P पॉइंट इस सरफेस के ऊपर आ जाए, यानी ये P पॉइंट यहां पर अगर हम रखें तो यहां पर ये जो R है इस कैपिटल R के बराबर होगा। तो सेकंड केस क्या होगा भाई एट सरफेस, सेकंड केस अगर हम एट सरफेस की बात करें, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर के सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस के ऊपर क्या होगा स्मॉल आर जो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। सरफेस के ऊपर क्या होगा स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि जो पी पॉइंट है यहां से उठाकर यहां पर ले आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 बाय, इसको लिख सकते हैं भाई 1 बाय एप्सिलॉन नॉट अलग लिख लेंगे क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर अलग लिख लेंगे। इस टाइप से एप्सिलॉन नॉट को हमने अलग लिख लिया, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर को अलग से लिख लिया। अब क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है सिग्मा के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सिग्मा के बराबर। तो E इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगी सरफेस के ऊपर वैल्यू। अब जो तीसरा केस होगा थर्ड केस, वो थर्ड केस क्या होगा भाई जो इनसाइड है, थर्ड केस यहां पर लिखेंगे। थर्ड केस क्या होगा इनसाइड द स्फीयर, थर्ड केस इनसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर अगर हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें यहां पर इस टाइप से, ठीक है भाई, उसमें स्मॉल आर जो लेस देन होगा कैपिटल आर से, थर्ड केस में। अब सिंस देखा जाए ये जो गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, चार्ज इसके बाहर रह जाता है। ये जो चार्ज की वैल्यू है इसके आउटसाइड है, इसके अंदर कोई भी जो चार्ज नहीं है जो हमने स्फीयर कंसीडर किया है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो इनसाइड, इनसाइड जो है वो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 0, जिसका मतलब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी अंदर 0 हो जाएगी।
क्योंकि इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू क्या रह जाती है, आउटसाइड रह जाती है, स्फीयर के ऊपर रह जाती है, इसके अंदर कोई भी चार्ज की वैल्यू नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है भाई, तो ये तीन केसेस थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो स्फेरिकल सेल है उसके बाहर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। और सरफेस के ऊपर क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, और अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। अगर इसको हम ग्राफ की फॉर्म में लिखें तो ग्राफ की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहां पर ड्रा करेंगे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। ग्राफिकली इसको अगर लिखा जाए तो ग्राफिकली हम इसको ड्रा कर सकते हैं भाई कुछ इस टाइप से। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है भाई, और यहां पर ओरिजिन, और ये हो जाएगी डिस्टेंस आर। ठीक है, डिस्टेंस आर। अगर इनसाइड अगर देखा जाए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। मान लो ये जीरो डिस्टेंस यहां से यहां तक है कैपिटल आर के बराबर। ठीक है भाई, यहां से यहां तक किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो इन ये इसका मतलब क्या है, ये इनसाइड वैल्यू है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ये वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। ठीक है भाई, उसके बाद एट सरफेस की बात करें, यानी एट डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर पर जैसे r इज इक्वल टू डिस्टेंस r था, तो वहां पर वैल्यू क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस टाइप से होगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। ठीक है भाई, उसके बाद अगर डिस्टेंस जो है कैपिटल आर से बाहर है, आउटसाइड है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी इसके बाद जो ग्राफ आएगा वो किस टाइप का होगा, वो कुछ इस टाइप से का होगा। ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की फॉर्म से के तरीके से क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो इनसाइड वैल्यू क्या है, जीरो है। सरफेस के ऊपर वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है विद डिस्टेंस एज आर स्क्वायर। जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, E की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल यानी होलो स्फीयर के कारण। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल यानी होलो स्फीयर के कारण। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।